हेलो एवरीवन। आज हम एक नई पोम करेंगे। नाम है डैफोडिल्स, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हम इस पोम को पूरी तरह से समझेंगे, पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। तो पोम का नाम है डैफोडिल्स, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए, जो डैफोडिल्स टाइटल है, ये टाइटल विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको नहीं दिया था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो इसे टाइटल दिया था वो इसकी फर्स्ट लाइन थी पोम की, और इसकी फर्स्ट लाइन थी आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई wondered lonely as a cloud। ये जो हेडिंग था ये वर्ड्सवर्थ ने इसको दिया था, लेकिन बाद में बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने सोचा कि ये लाइन जो है ये सैडनेस को दिखाती है, लोनलीनेस को दिखाती है, एकांत को दिखाती है, अकेलेपन को दिखाती है। जबकि ये जो कंप्लीट पोम है ये 4 स्टेंजाज की पोम है। 4 इसमें स्टेंजाज हैं जिसमें सेस्टेट के रूप में है ये, यानी 6 लाइंस हैं। और जो राइम स्कीम है इसकी वो है ए बी और सी सी, यानी ए बी और लास्ट जो है वो एक कपलेट है। तो चारों के चारों स्टेंजा जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सैडनेस या अकेलेपन को नहीं दिखाती, ये एक हैप्पी मूड को दिखाती है, हैप्पीनेस को भी दिखाती है ये पोम। तो बाद में इसका जो है ये टाइटल चेंज हो गया, लोगों ने इसे चेंज कर दिया, बहुत सारे स्कॉलर्स ने। और मेनली जो है इसमें एक नाम याद रखने लायक है, वो आप प्लीज याद रखें। नाम है फ्रांसिस, FRANCIS, फ्रांसिस पैलग्रेव्स, पैलग्रेव PALGRAVE, फ्रांसिस पैलग्रेव। इन्होंने अपना एक कलेक्शन पब्लिश करवाया था, द गोल्डन ट्रेजरी, द गोल्डन ट्रेजरी। इस पब्लिकेशन के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम थी, ये कलेक्शन पब्लिश हुआ था 1875 के अंदर। तो इसमें इसका जो नाम था वो दिया था द डैफोडिल्स। किसने? फ्रांसिस पैलग्रेव ने अपने कलेक्शन द गोल्डन ट्रेजरी, एक पोम्स का कलेक्शन था, उसने पब्लिश करवाया था 1875 में, ये पब्लिश करवाया था। और उसके अंदर जो वर्ड्सवर्थ की पोम थी जिसका एक्चुअल हेडिंग था या टाइटल था आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, उसका टाइटल बदलकर उसने द डैफोडिल्स कर दिया था। तो ये तो बात हुई पोम के टाइटल के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में कि वर्ड्सवर्थ कौन था। वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट था, नेचर पोएट कहते हैं वर्ड्सवर्थ को। और वर्ड्सवर्थ जो है वो खुद कहता है कि अगर मैं पोएट नहीं होता तो मैं एक टीचर होता। इसका जो जन्म था वो 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। और जो डेथ हुई थी उसकी वर्ड्सवर्थ की वो 23 अप्रैल और
1950 को हुई थी। अब देखिए एक चीज का प्लीज ध्यान रखिए, जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डेट को थोड़ा सा ध्यान से देखें। जब भी हम डेट लिखते हैं तो डेट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक न्यूमेरिक आता है और एक अल्फाबेटिक आता है। यानी जैसे ये 7 लिखा ये न्यूमेरिक है, 23 लिखा ये न्यूमेरिक है, 1850 ये न्यूमेरिक है और ये भी न्यूमेरिक है, और ये अल्फाबेट के उसमें लिखा हुआ है अप्रैल। जो एप्लीकेशन आती है उसमें डेट लिखनी होती है, लेटर जो हम लिखते हैं उसमें डेट लिखते हैं, और लेटर का पार्ट इस आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जब डेट लिखते हैं आप तो उसमें कोमा का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम लिखते हैं इस डेट को अप्रैल, मान लो मैं बर्थ डेट लिखता हूं 7/17/70, तो यहां कोमा आएगा क्योंकि न्यूमेरिक को न्यूमेरिक से अलग करने के लिए हमने कोमा का यूज किया, लेकिन यहां पर कोमा नहीं आएगा। कुछ लोग यहां भी कोमा लगा देते हैं कि ईयर को मंथ से सेपरेट करने के लिए कोमा लगता है। नो, यहां कोमा नहीं आएगा, यहां कोमा आएगा। तो ध्यान रखें, अगर आप अल्फाबेटिक को अल्फाबेटिक से अलग कर रहे हैं तो कोमा आएगा, अगर आप न्यूमेरिक को न्यूमेरिक से सेपरेट कर रहे हैं तो भी कोमा आएगा। जैसे अप्रैल की जगह मान लो मैं 4 लिख दूं, 4/7/17/70, तो यहां और यहां कोमास आएंगे। तो इसका जो है प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें डेट लिखने के तरीके का भी, और इसकी बर्थ और डेथ को भी ध्यान में रखें। बर्थ था 7 अप्रैल 1770 और डेथ हुई थी इसकी 23 अप्रैल 1850 को। ओके, अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पोम के बारे में कि पोम जो थी वो कब लिखी गई। कुछ लोग मानते हैं कि पोम लिखी गई 1802 में, जबकि ये रॉन्ग है। 1802 में ये पोम नहीं लिखी गई। हुआ क्या था एक्चुअली कि 15 अप्रैल 1802 में डोरोथी इसकी सिस्टर थी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। ओके, तो डोरोथी और वर्ड्सवर्थ ये घूमने के लिए गए हुए थे जंगल में, और जब ये घूम रहे थे तब वर्ड्सवर्थ को दिखाई दिए ये डैफोडिल्स। इन्होंने डैफोडिल्स देखे झील के किनारे पे उगे हुए, और जब इन्होंने पास आके देखा, मौसम भी थोड़ा सा उस टाइम बदला हुआ सा था, यानी बहुत तेज हवाएं चल रही थी, लाइक दैट, इस तरह का मौसम था, खराब सा मौसम था। तो जब इन्होंने वहां आकर देखा तो बहुत काफी दूर तक डैफोडिल्स फैले हुए थे झील के किनारे किनारे। एक बहुत लंबी क्यारी, एक बहुत लंबी बेड आप कह सकते हैं डैफोडिल्स की, वहां पे इन्होंने देखी, और ये डैफोडिल्स की बेड देख के ये आ गए वापस। उस टाइम पे पोम नहीं लिखी, लेकिन 1804 के बाद और 1807 से पहले, यानी इस बीच कहीं पर, बहुत सारे स्कॉलर्स तो मानते हैं कि 1804 में ही ये पोम लिखी गई, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस दौरान ये पोम लिखी गई 1804 से 1807 तक, क्योंकि 1807 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इससे तो पहले लिखी और इससे बाद में, 1804 से पहले ये पोम नहीं लिखी गई थी। क्लियर है? तो 1804 अगर आपका ऑप्शन आ जाता है तो आप 1804 को ही माने, और अगर इन बिटवीन आ जाता है तो आप इन बिटवीन वाले ऑप्शन को सही मानेंगे। यानी 1802 में ये पोम नहीं लिखी गई थी, 15 अप्रैल 1802 को तो ये घूमने गए थे, और तब इस पोम का आइडिया जो है वो वर्ड्सवर्थ को मिला था। आइडिया कब मिला था? 15 अप्रैल 1802 को। लिखी कब? 1804 से 1807 के बीच में। पब्लिश फर्स्ट टाइम कब हुई? 1807 में ये पब्लिश हुई, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। और जो
पब्लिश हुई थी, ये उस टाइम पे 2 वॉल्यूम्स, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ये कलेक्शन था पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ये एक वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन था, उसके अंदर ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। और जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई तो इसके अंदर 3 स्टेंजाज थे। स्टेंजाज कितने थे? 3। आज कितने हैं? 4। ये रिवाइज हुई थी, दोबारा वर्ड्सवर्थ ने इसको रिवाइज किया था और रिवाइज करके इसको दोबारा से 1815 के अंदर पब्लिश किया था। तो आज की जो पोम है हमारी, जो 4 स्टेंजा वाली है, वो पब्लिश हुई थी 1815 में। ध्यान रखिए इस चीज का। तो जो रिवाइज्ड पोम हुई वो 1807 के बाद हुई। ओके। और जो 4 स्टेंजाज, जो आज की पोम में 4 स्टेंजाज हैं, तो जो ये 3 स्टेंजा वाली पोम जो थी, इसमें 1 2 3, और ये जो 4 स्टेंजाज हैं वो कैसे थे कि यहां पर स्टेंजा नंबर 2 जो है वो इसमें ऐड किया गया है। स्टेंजा नंबर 2 इसमें ऐड किया गया है न्यू वाली में, 1 2 3 और 4। तो यहां जो है स्टेंजा नंबर 2 ये नया ऐड किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये भी ध्यान रखें कि स्टेंजा नंबर 4 ऐड नहीं किया था, लास्ट में स्टेंजा ऐड नहीं किया था। फर्स्ट के बाद जो है, फर्स्ट की लास्ट लाइन को उसने थोड़ा सा चेंज किया था, उसके बाद सेकंड को उसने ऐड किया था, और थर्ड और फोर्थ इनमें भी थोड़ा थोड़ा उसने अमेंडमेंट तो की थी। तो कंप्लीट जो स्टेंजा ऐड किया गया वो स्टेंजा नंबर 2 ऐड किया गया था नया। तो आई होप आपको ये चीज सारी समझ आ गई होगी कि 15 अप्रैल 1802 को उसे आइडिया मिला, 1804 से 1807 के बीच में उसने लिखी, और अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है 1804 में ही लिखी, यानी बीच का टाइम नहीं आता है कि इस दौरान लिखी, या जैसे दे दें 1804 में लिखी, 5 में लिखी, 6 में लिखी या 7 में लिखी, तो आप 1804 को सिलेक्ट करोगे। ओके। पब्लिश हुई 1807 में। जब ये पब्लिश हुई तो इसमें 3 स्टेंजा थे, ठीक है। पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स नाम के कलेक्शन के अंदर ये पब्लिश हुई थी 1807 में। उसके बाद पोएट ने इसको फिर से रिवाइज किया और 1815 के अंदर इसे दोबारा से पब्लिश करवाया, और इस टाइम इसके अंदर 4 स्टेंजा थे। पहले 3 स्टेंजास थे, अब इसके अंदर 4 स्टेंजा थे। तो ये थोड़ा सा पोम की जो डिटेल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ये पोम कैसे कैसे लिखी गई और कब कब लिखी गई। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। वर्ड्सवर्थ जो था वो कैसा पोएट था? वो एक रोमांटिक पोएट था। रोमांटिक पोएट था। अब देखिए, रोमांटिक जो है ये उस रोमांस से रिलेट मत करिएगा जो आजकल रोमांस होता है, ये वो रोमांटिक नहीं है। रोमांटिक मूड जैसे कह देते हैं, ये वो रोमांटिक नहीं है। रोमांटिक का यहां अर्थ है कि जो छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनके अंदर भी बहुत ही अच्छी सुंदरता देख लेना, दैट इज रोमांटिसिज्म। जैसे डैफोडिल का फूल जो है वो एक नॉर्मल सा फूल है, और डैफोडिल्स के अंदर पोएट इतनी सुंदरता देख लेता है कि जब भी वो उदास होता है तो उनको याद करता है और उससे खुशी मिलती है। तो लाइक दैट वो रोमांटिक एरा जो था वो वर्ड्सवर्थ ने स्टार्ट करवाया था। मदद की थी किसकी? एक दूसरा पोएट था एस.टी. कॉलरिज, जिसे हम कहते हैं, कंप्लीट नाम है सैम्यूल टेलर कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज, इसके साथ मिलके इसने एक पोम्स का कलेक्शन पब्लिश करवाया था
1798 के अंदर, और कलेक्शन का नाम क्या था? लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स नाम का एक कलेक्शन इन्होंने पब्लिश किया था इकट्ठा। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि नेम द कलेक्शन विच was the result or combined result, or which was published combinedly by William Wordsworth and S.T. Coleridge, तो वो था लिरिकल बैलेड्स। कब पब्लिश हुआ था? 1798 में। तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखें। उस टाइम 1798, तो ये लगभग 28 साल का हुआ उस टाइम इसने ये एस.टी. कॉलरेज के साथ एक कलेक्शन पब्लिश करवा लिया था। अब थोड़ी सी टाइटल के बारे में भी बात हो गई, वैसे भी पोम के बारे में बात हो गई। हाँ, एक बात और कर लेते हैं कि पोम है कैसी। तो ये जो पोम, जैसे आप बोलते हैं भाई बैलेड है, सोनेट है, तो कैसी पोम है ये लिरिक है। LYRIC, लिरिक है ये एक। ये ना सोनेट है ना कुछ और है, ये एक लिरिक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं पोम की समरी के बारे में कि ये पोम है किस तरह से, क्या इसकी समरी है। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें पोएट कहता है कि मैं जो है एक बादल की तरह उड़ा जा रहा था पहाड़ों और वादियों के ऊपर से, और तब मैंने बहुत सारे डैफोडिल्स देखे जो लेक के किनारे थे, पेड़ों के नीचे, और जो हवा के अंदर झूम रहे थे। फिर ये कहता है कि वो इतने फैले हुए थे जैसे आकाश गंगा में तारे फैले हुए होते हैं, बिल्कुल जहां तक नजर जाए, अनंत, मतलब एक तरह से जहां तक नजर जाए वहां तक वो डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स फैले हुए थे। और एक बार अगर उनकी तरफ देखो तो लगभग मैं 10,000 डैफोडिल्स देख सकता था। ये यहाँ पे एक्सेजरेशन वो यूज करता है जिसे हम हाइपरबोल कहते हैं, और वो हवा के अंदर बहुत लिवली तरीके से नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। उसके बाद वो कहता है कि ये जो डांस कर रहे थे फूल, डैफोडिल्स, इनके साथ साथ जो झील की लहरें थी वो भी डांस कर रही थी, लेकिन इनका डांस जो है वो झील की लहरों को एक तरह से अलग कर रहा था, यानी वो किसी काम का नहीं लग रहा था, यानी इनका डांस उसे आउटशाइन कर रहा था झील के लहरों के डांस को। फिर ये कहता है कि इस तरह के नजारे से मेरे जैसा कवि जो है वो क्या कर सकता है, वो तो खुश ही हो सकता है। मैं उनको देखता रहा और ये नहीं समझ पाया कि ये जो नजारा है ये मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत लेके आया है। कैसे? लास्ट स्टेंजा में ये फिर कहता है कि जब भी मैं दुखी होता हूं, जब भी मैं एक तरह से वैकेंट मूड में होता हूं, या एक सैड मूड में, या एक तरह से मैं सोच रहा होता हूं किसी दुख के बारे में या दुखी होता हूं, उस टाइम मेरे दिमाग के अंदर उन डैफोडिल्स की इमेज जो है वो फ्लैश करती है, और जैसे ही उनकी वो डांसिंग इमेज फ्लैश करती है मेरा मन भी उनके साथ ही नाचने लग जाता है, यानी मैं हर चीज भूल जाता हूं और मैं भी खुश हो जाता हूं। तो ये एक तरह से इसकी समरी है पोम की। चलिए अब इसे वन बाय वन जो स्टेंजा हैं वो इसके देखते हैं, उसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, किस तरह से क्या क्या इसमें यूज हुआ है, वो सब एक बार वन बाय वन स्टेंजा करके हम देखते हैं। लेट्स मूव टू द स्टेंजास। तो चलिए अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 1। स्टेंजा नंबर 1 है, ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 लाइन्स। तो सबसे पहले राइम स्कीम देखते हैं। क्लाउड, ए,
hills, B. Cloud, crowd, again A. Hills, daffodils, again B. Trees, किसी से नहीं मिल रहा, cloud, trees, hills, trees, no. So C. Trees, breeze, again C. मैंने कहा था A B and C यानी कपलेट, तो A B और फिर है कपलेट। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये पोम क्या कहती है, फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है। I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. अब देखिए, जैसे ही आपको as मिला तो आपको पता है as किस में आता है, सिमली में। सिमली, तो सबसे पहला तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है सिमली। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं घूम रहा था, किसकी तरह घूम रहा था, एक क्लाउड की तरह, अकेला। अब देखिए, क्लाउड अकेला नहीं होता है, क्लाउड्स तो बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, एक क्लाउड कभी नहीं घूमता है। तो यहां ये जो है क्लाउड को वंडर्ड लोनली, अकेला घूम रहा था, बादल जब अकेला घूम रहा था, दैट मीन्स ये इसका करता है पर्सोनिफिकेशन, कि मैं एक बादल की तरह घूम रहा था। सिमिली भी है यहां और पर्सोनिफिकेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट यहां फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है, ध्यान दीजिए, लोनली, क्लाउड, तो ल जो साउंड है वो इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसमें एलिट्रेशन भी आपका यूज हुआ है इस लाइन के अंदर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर हिल्स, ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब देखिए ह, तो एलिट्रेशन फिर से है यहां पे, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कौन, दैट क्या, क्लाउड, दैट फ्लोट्स ऑन हाई, जो तैर रहा है बहुत ऊंची जगह पे, बहुत ऊंचाई पे वो तैरता जा रहा है, फ्लोट करता जा रहा है। फ्लोट होता है ना, जैसे किसी पानी के ऊपर जैसे बहता है, तो बादल भी जैसे ये चलते हैं बहते हैं, फ्लोट कर रहा है ऊंचाई पे, ओवर वेल्स एंड हिल्स, वैलीज एंड हिल्स के ऊपर, यानी घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर मैं जो है अकेला एक बादल की तरह आवारा घूम रहा था। When all at once, जब अचानक से, I saw a crowd, मैंने एक भीड़ देखी, ए होस्ट, इसके बाद कोमा है, ए होस्ट, एक झुंड देखा, ग्रुप ऑफ मेनी थिंग्स और पीपल को होस्ट भी कहते हैं, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। देखिए, डेफोडिल्स का कलर वैसे येलो होता है, लेकिन ये यहां पर एक तरह से उस कलर को भी एग्जिजरेट कर रहा है, गोल्डन बता रहा है, तो गोल्डन डेफोडिल्स। जब मैंने अचानक से गोल्डन डेफोडिल्स का एक झुंड देखा, सुनहरी जो डेफोडिल्स थे उनका एक झुंड देखा। कहां पे देखा, बिसाइड द लेक, यानी बाय द साइड ऑफ द लेक, लेक के किनारे पे, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, पेड़ों की छाया में, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग क्या होता है, बहुत ही खुशी दिखाना, फ्लटरिंग होता है बहुत ही खुशी दिखाना या मूव करना बहुत ही लाइटली एंड क्विकली। तो ये लाइटली एंड क्विकली जो है मूव कर रहे थे, बहुत हल्के तरीके से और बहुत जल्दी जल्दी। एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और नाच रहे थे हवा में। तो क्या कहता है पोएट कि मैं एक आवारा बादल की तरह घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर घूम रहा था, फ्लोट कर रहा था, उड़ रहा था, और तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी,
एक झुंड देखा गोल्डन डैफोडिल्स का। वो झुंड जो था झील के किनारे था और पेड़ों के नीचे था, जो कि फ्लटरिंग कर रहा था और डांसिंग, यानी फ्लटरिंग एंड डांसिंग, विच वाज फ्लटरिंग एंड डांसिंग, दैट मीन्स बहुत मूव कर रहा था इधर से उधर। और उस मूवमेंट को कवि क्या कहता है कि वो डांस जैसा लग रहा था इन द ब्रीज, हवा में। जब बहुत ही मंद मंद हवा चल रही थी तो उस समय जो है वो डांस कर रहे थे और फ्लटरिंग कर रहे थे। अब चलिए इसके जो है फिगर्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट लाइन के तो जैसे हम देख ही चुके हैं, 3 इसमें आए हमारे पास। क्या क्या? एलिट्रेशन आया, सिमिली आया और आपका पर्सोनिफिकेशन आया। नेक्स्ट जो हमारे इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जो नेक्स्ट लाइन है साउंड रिपीट हुआ है, हाई हिल्स, ह। तो ये फिर से एलिट्रेशन आपका आ गया। तो इसमें एलिट्रेशन बहुत जगह यूज हुआ है। अब ये देखिए कि जो है When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. अब देखिए क्राउड जो होती है वो ह्यूमन बीइंग्स की होती है, क्राउड फूलों की क्राउड नहीं होती। तो ये जो है इसको क्या कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन यहां पे दोबारा से हमारा आ गया है। अब नेक्स्ट देखिए, beside, beneath, ब साउंड, तो ये फिर से एलिट्रेशन हमारा आ गया है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन ब्रीज। देखिए फ्लटरिंग एंड डांसिंग, डांस कर सकता है ह्यूमन बीइंग, फूल डांस नहीं करते, तो ये फिर से पर्सोनिफिकेशन इसने यहां पे कर दिया है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें मीटर कौन सा यूज किया है पोएट ने। मीटर, METER, मीटर। आपको पता है मीटर एक फुट होता है जो मापने का, लय को मापने का। कैसे मापते हैं उसमें लय को? जिसमें एक स्ट्रेस्ड, एक अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल मिला के एक फुट बनता है। या तो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड हो या अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड हो, तो वो फुट बन जाता है। तो वो कौन सा मीटर यहां पे यूज किया है? अब देखिए आई जो है वो अनस्ट्रेस्ड है, यहां ये वन स्ट्रेस्ड और डर्ट अनस्ट्रेस्ड। ये अनस्ट्रेस्ड को अंडरलाइन नहीं करते हैं। लोनली, स्ट्रेस्ड और एज स्ट्रेस्ड, लोन स्ट्रेस्ड और ली अनस्ट्रेस्ड, एज स्ट्रेस्ड, ए अनस्ट्रेस्ड और क्लाउड जो है वो हुआ हमारा स्ट्रेस्ड। तो हमारे पास ये अनस्ट्रेस्ड, ये अनस्ट्रेस्ड, एक ये अनस्ट्रेस्ड और एक ये अनस्ट्रेस्ड। अब अनस्ट्रेस्ड कितने हुए? 4। स्ट्रेस्ड कितने हुए? 4। तो इसे क्या कहते हैं? जब 4 का इस तरह से यूज होता है, देखिए 5 का यूज होता है तो पेंटामीटर हम उसे बोलते हैं, 4 का यूज होता है तो हम उसे, लास्ट जो हमारी पोम थी गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, उसमें हमने किया था, हम उसे बोलते हैं टेट्रामीटर। टेट्रामीटर। और ये कौन सा टेट्रामीटर यूज किया है? ये टेट्रामीटर यूज किया है आयम्बिक। कौन सा यूज किया है? आयम्बिक। आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक कैसे होता है? आयम्बिक स्टार्ट होता है अनस्ट्रेस्ड से, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। जैसे आयम्बिक पेंटामीटर हमने देखा था उसमें, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट था उसके अंदर हमने देखा था आयम्बिक पेंटामीटर। यहां है आयम्बिक टेट्रामीटर। तो इसका मीटर का भी प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। तो सेकंड स्टेंजा के अंदर पोएट कहता है कि वो जो डैफोडिल्स देखे थे उसने, वो थे कैसे? कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स
that shine and twinkle on the Milky Way. यानी वो इतने लगातार फैले हुए थे जैसे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सितारे चमकते हैं। तो यहां पर भी ये जो पोएट है वो हाइपरबोल यानी एक्सेजरेशन का यूज करता है। They stretched in never ending line along the margin of the bay. बे जो बे का मतलब वैसे तो खाड़ी होता है, लेकिन यहां जो झील का वो जो एक कर्व थी उसके साथ साथ वो जो फैले हुए थे, वो जो जगह बनी हुई थी, जो मार्जिन था उसमें वो फैले हुए थे। कैसे? स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यानी जहां तक नजर दौड़ाओ वहां तक फूल ही फूल नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये फूलों की लाइन जो है वो कहीं खत्म ही नहीं होती। तो नेवर एंडिंग लाइन ये हाइपरबोल है। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, एक्सेजरेट किया है पोइट ने यहां पे। अब नेक्स्ट कहता है 10,000 saw I at a glance। ये फिर से हाइपरबोल है। 10,000 saw I at a glance, कि जब एक बार मैंने देखा, एक बार में ही मुझे 10,000 फूल वहां पर कम से कम नजर आए होंगे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली लिवली, फुल ऑफ लाइफ। वो अपने सिरों को उछाल रहे हैं, किसमें? अपने लिवली डांस में। तो अब देखिए, जो डांस है वो ह्यूमन बीइंग करते हैं और स्प्राइटली डांस वो तो ह्यूमन बीइंग्स का ही है। तो यहां पर ये क्या यूज हुआ? पर्सोनिफिकेशन। इस लाइन में क्या यूज किया? इस लाइन में उसने यूज किया है पर्सोनिफिकेशन, और यहां पर एक्सेजरेशन या हाइपरबोल, वहां भी हाइपरबोल उसने यूज किया है पोएट ने। एक फर्स्ट लाइन के अंदर जब हम देखते हैं कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, एज जब आ जाता है तो सिमली, ये यहां पर इसने सिमली का यूज किया है पोएट ने, और हाइपरबोल का भी यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया है। तो इसके अंदर तीन जो है हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन और सिमली, तीन अपने फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। और जो स्टेंजा है वो क्या कहता है कि वो फूल इस तरह फैले हुए थे जिस तरह मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सितारे चमकते हैं। वो एक नेवर एंडिंग लाइन में झील के साथ साथ फैले हुए थे, यानी जहां तक नजर जाए ऐसा लगता था कि ये फूल कहीं खत्म ही नहीं होंगे। 10,000 saw I at a glance, एक बार देखने पर मुझे 10,000 डेफोडिल के फूल जो है वो नजर आ रहे थे, जो अपने लिवली डांस में सिर को इधर से उधर टॉस कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा नजारा पोएट के सामने आया और उसे बहुत अच्छे वर्ड्स से, बहुत अच्छी लाइंस में पोएट ने हमारे सामने प्रेजेंट किया। लेट्स सी द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा के अंदर पोएट जो है वो कहता है कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, द वेव्स बिसाइड देम, क्योंकि डैफोडिल्स जो थे वो झील के किनारे किनारे पे थे, तो जो झील के अंदर लहरें थी वो भी डांस कर रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि ये खराब मौसम वाला दिन था और हवा बहुत तेज चल रही थी, उसमें डैफोडिल्स इधर से उधर हो रहे थे। तो जब हवा तेज चल रही थी तो झील में भी लहरें उठ रही थी और वो लहरें भी डांस कर रही थी। तो द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड, बट दे आउटडिड मीन्स दे आउटशॉन the sparkling waves in glee, the sparkling waves in glee, glee means, glee होता है खुशी में जो थी, जो खुश थी, delighted कह लो या a feeling of happiness।
तो जो खुश थी वेव्स, उनको उन्होंने आउटशाइन कर दिया। या जो हैप्पीनेस की फीलिंग थी, हैप्पीनेस की फीलिंग वेव्स के अंदर, उस हैप्पीनेस की फीलिंग में डैफोडिल्स जो हैं वो ज्यादा हैप्पी लग रहे थे। या आप कह सकते हैं कि जो डैफोडिल्स का डांस था वो वेव्स के डांस से कहीं ज्यादा अच्छा था, उसने वेव्स के डांस को आउटशाइन कर दिया। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे। अ पोइट, वो कहता है एक कवि क्या कर सकता है, बट सिवाय, सिवाय किसके, बी गे। गे मीन्स टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी, यानी खुश होने के सिवाय एक पोइट क्या कर सकता है, इन सच अ जंकन कंपनी, इन सच अ जंकन कंपनी। जंकन कंपनी मीन्स हैप्पीनेस भरी कंपनी जो थी, जो एक खुशनुमा माहौल था, जो एक खुशी भरी कंपनी थी, साथ जो था इन खुशियों का, ऐसे खुशियों के साथ में एक कवि खुश होने के सिवाय और क्या कर सकता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने उन्हें देखा फिर देखा, यानी बार बार मैंने उनको देखा। किनको, डैफोडिल्स को नाचते हुए। बट लिटिल थॉट, लेकिन सोचा नहीं। लिटिल थॉट, यहां ए लिटिल होता तो थोड़ा होता, लिटिल यहां नेगेटिव मीनिंग देगा। बट लिटिल थॉट, मैंने नहीं सोचा, व्हाट वेल्थ, कि वो कौन सी वेल्थ है, वो कौन सा खजाना है, द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो शो चल रहा है, डैफोडिल्स के डांस का जो शो चल रहा है, ये डैफोडिल्स का डांस मेरे लिए कौन सा खजाना लेके आया है, ये बात मैंने नहीं सोची। यानी कवि कहता है कि मैं उनकी खुशी के अंदर, उनके डांस के अंदर इतना लीन हो गया कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं कि ये मेरे लिए क्या खुशियों भरा खजाना लेके आए हैं। क्योंकि उस टाइम कवि ने नहीं सोचा था, बाद में जब कवि जो है कभी दुखी होता तो उनको याद करता और उसके मन में खुशी आ जाती। तो वो कहता है कि वो जो खुशी का खजाना था, मैंने नहीं सोचा उस टाइम कि ये मेरे लिए खुशियों का खजाना लेकर आए हैं। अब चलिए इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, किसकी, फिगर्स ऑफ स्पीच की। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। इन दोनों लाइंस में क्या है, डांस कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग्स करेंगे, तो पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन, ध्यान रखिएगा इसका, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। इस पूरे पैरा में यही है। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आप इसमें कह सकते हैं जैसे ग जो है वो गेज्ड गेज्ड, तो एलिट्रेशन भी आप इसमें कह सकते हैं। अदरवाइज मेन जो इसमें है वो उसने लहरों का और फूलों का पर्सोनिफिकेशन ही किया है, मानवीयकरण ही किया है। तो चलिए जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 4, वो भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें पोइट क्या कहता है। तो लास्ट स्टेंजा के अंदर पोइट कहता है, फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मीन्स ऑफन, फॉर ऑफन ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। काउच जो सोफा सा होता है वैसा होता है ये काउच। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। वैकेंट मूड कैसा होता है, वैकेंट मूड होता है जब इंसान किसी बारे में कुछ नहीं सोच रहा होता, उसके दिमाग में कुछ नहीं चला होता उस टाइम। और पेंसिव मूड होता है जब किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सोच रहा होता है। और स्पेशली कब, जब वरिड हो या सैड हो, यानी चिंतित या दुखी इंसान जब किसी चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा सोचता है तो वो पेंसिव मूड होता है।
तो ये कहता है कि इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, या तो वैकेंट मूड में यानी मैं कुछ नहीं सोच रहा होता, या जब मैं बहुत ज्यादा दुखी होता हूं, किसी चीज पे बहुत ज्यादा सोच रहा होता हूं, ऐसे मूड के अंदर जब कई बार मैं अपने काउच पर लेटता हूं, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई मीन्स माइंड, मेरे दिमाग के ऊपर एक चमक सी आती है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड की वो एक ब्लिस होती है। अब देखिए ब्लिस क्या होता है, ब्लिस का मीनिंग होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और सॉलिट्यूड स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, जब आप उसे एंजॉय करते, दैट इज नोन एज सॉलिट्यूड। अकेले हों, लेकिन उस अकेलेपन को जब आप एंजॉय कर रहे हो तो उसे कहते हैं सॉलिट्यूड, और ब्लिस हैप्पीनेस। तो ये कहता है विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। अब वो क्या है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड? अकेला होता है पोइट कब? जब वो पेंसिव मूड में होता है या वैकेंट मूड में होता है तो अकेला होता है, और अपने काउच पे लेटा हुआ होता है। फिर उस समय क्या होता है कि इस अकेलेपन को एंजॉय कैसे करता है वो एंजॉय करता है कि जो डैफोडिल्स की एक पिक्चर उसके माइंड के अंदर फ्लैश होती है, तो उस समय उसे खुशी मिलती है अकेलेपन की। यानी जो वो अकेला है, उस अकेलेपन में वो दुखी होने की बजाय खुश हो जाता है। किसकी वजह से? जब एक पिक्चर उभरती है उसके माइंड में उन डैफोडिल्स की, और फिर वो क्या करता है, एंड देन माई हार्ट, और फिर मेरा दिल जो है विद प्लेजर फिल्स, उसमें खुशी भर जाती है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और वो डांस करता है उन डैफोडिल्स के साथ। अब देखिए डैफोडिल्स तो वहां पे है नहीं, वो तो काफी समय पहले थे। कब थे? वो थे 1802 में, लिखी पोम 1804 के बाद, ठीक है। 1807 में फिर पब्लिश करवाई, और उसके बाद फिर लिखी 1815 में फिर से पब्लिश करवाई थी इसने। तो ये क्या कहता है कि उनकी याद से ही, उनकी पिक्चर जब मेरे माइंड में उभर कर आती है तो उस पिक्चर से ही मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं अपने अकेलेपन को एंजॉय करता हूं, और मेरा दिल जो है वो खुशी से भर के मेरी यादों में ही उन डैफोडिल्स के साथ डांस करने लग जाता है। तो इसमें देखिए जो लाइन है ये वाली, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई मीन्स माइंड। तो यहां पर माइंड की तुलना किससे की है? इनवर्ड आई से तुलना की है, तो ये है मेटाफर। मेटाफर यहां पे यूज किया है, तो इसके अंदर मेटाफर है। और जैसे आप देख सकते हैं ड, तो एलिट्रेशन भी आप इसमें कह सकते हैं, एलिट्रेशन। तो ये कंप्लीट पोम थी आपकी, डैफोडिल्स, पब्लिश्ड इन कलेक्टेड पोम्स 1815। 1815 में जो 4 पैराग्राफ्स वाली थी, कलेक्टेड पोम्स के नाम से एक कलेक्शन था, कलेक्टेड पोम्स, उसके अंदर ये डैफोडिल्स जो है वो पब्लिश हुई थी। किस हेडिंग के अंडर? इस हेडिंग के अंडर, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने इसको एक्चुअली यही हेडिंग दिया था, यही टाइटल दिया था। डैफोडिल्स तो इसे बाद में दिया गया, वो जो फ्रेंच राइटर था उसने 1875 में इसको ये वाला टाइटल मिला था।
तो आई होप आपको पोम समझ आ गई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय. हैव अ नाइस टाइम. If you like the video, press the like button and share it as much as possible so that others may also be benefited. Thanks again. See you in the next video.